नम नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम उत्तराखंड का मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने कत्यूरी राजवंश तक कंप्लीट किया था। वहाँ तक का हमने पूरा अध्ययन कर लिया था। जो भी वहाँ से फैक्ट निकले थे, हमने उनको क्विक रिवीजन किया था। आज की इस वीडियो में हम उत्तराखंड का जो मध्यकाल इतिहास हुआ, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो उत्तराखंड का मध्यकालीन इतिहास था, इसको समझने के लिए एक फ्लो चार्ट के माध्यम से मैंने बनाया है। इसमें दो राजवंश स्थापित होते हैं, जो कि एक कुमाऊं में होता है चंद राजवंश और गढ़वाल में पंवार या फिर परमार राजवंश। इन राजवंश के बाद कुमाऊं और गढ़वाल में दोनों जगह गोरखा राज शुरू हो जाता है और यह हमारा पूरा मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत आता है, जो कि उत्तराखंड का मध्यकालीन इतिहास होता है। तो आइए वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। अब हम चंद राजवंश को पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हमें जानने की आवश्यकता होती है कि कोई भी अगर राजवंश है तो उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। जैसे हमने कत्यूरी राजवंश के बारे में देखा था, वहाँ पर जो यशोवर्मन था उसने अपना सामंत स्थापित किया था बसंत देव को। तो बसंत देव ही वहाँ पे कत्यूरी राजवंश का संस्थापक बना था। तो अब यहाँ पे जो चंद राजवंश है, आखिर यह कैसे आया, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चंद राजवंश के बारे में अनेक मत हैं, अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। जैसे कुछ इतिहासकार मानते हैं जो चंद थे वो कन्नौज का शासक चंद्रपाल का भाई सोमचंद था, यह यात्रा के लिए उत्तराखंड आया था। और कुछ अन्य इतिहासकार मानते हैं ये गजनवी के आक्रमण से भागकर उत्तर की ओर आए थे। और कुछ अन्य जो इतिहासकार हैं उन्हें चंदू का मूल स्थान झूसी भी मानते हैं। बद्रीदत्त पांडे के अनुसार चंद वंश की स्थापना 7वीं सदी में ही हुई, लेकिन अन्य इतिहासकार अजय सिंह रावत 1025 ईस्वी के आसपास मानते हैं। आइए हम, वैसे तो एग्जाम में ये फैक्ट नहीं आएंगे जो कि आपके इतिहासकार से जो मतलब इनकी शताब्दी से कन्फ्यूजन क्वेश्चन नहीं आएगा, और जो फैक्चुअल क्वेश्चन है वही एग्जाम पेपर में आएगा। हम अब पढ़ रहे थे कत्यूरी वंश को। पहले कत्यूरी वंश का जो अंतिम शासक था वो ब्रह्मदेव था, बीरमदेव अर्थात ब्रह्मदेव। तो उसी के शासनकाल के अंतिम टाइम में यहाँ पे चंद जो सोमचंद है वो यहाँ पर आता है। अब क्या होता है देखो, जो ब्रह्मदेव शासक होता है वो सुई राज्य का, जो कि अल्मोड़ा और चंपावत के आसपास का क्षेत्र होता है, सुई वाला राज्य, वहाँ पर ब्रह्मदेव का शासन होता है। ब्रह्मदेव की पुत्री का नाम चंपा होता है। जब सोमचंद यहाँ आता है तो ब्रह्मदेव को सोमचंद अच्छा लगता है और ब्रह्मदेव अपनी बेटी की शादी सोमचंद के साथ करवा देता है। उसके बाद होता क्या है, ब्रह्मदेव दहेज में सोमचंद को राजबूंगा का किला और 32 नाले जमीन देता है, जो कि दहेज में देता है। तो देखो गाइस, जो दहेज की प्रथा है वो पहले से ही प्राचीन काल से ही चलते आ रही है। क्या वर्तमान काल में भी दहेज की प्रथा चलती जानी चाहिए? आप अपना इसमें अपना सुझाव दीजिए। मैं तो मानता हूँ कि दहेज बंद होना चाहिए। तो दहेज की प्रथा, दहेज 32 नाली जमीन दी। उसके बाद क्या होता है, जो चंद, यहाँ से हम चंद के बारे में पढ़ेंगे। जो चंद वंश का संस्थापक माना जाता है वो सोमचंद को माना जाता है। जब सोमचंद चंपावत के राजभुंग चंपावत में राजा बनता है, अपने जैसे उसके ससुर होता है जो ब्रह्मदेव, उसको अपनी बेटी के साथ शादी करता है। ब्रह्मदेव की बेटी के साथ सोमचंद की शादी होती है। तो वहाँ से फिर जो सोमचंद भी राजभुंगा वाले क्षेत्र में स्थापित हो जाता है। तो तब क्या होता है, एक कोई अन्य राजा जो रावत राजा होता है, जो द्रोण के किले में उस तब तक शासन कर रहा था, द्रोण के किले में जो रावत राजा होता है वो इससे नाराज हो जाता है। किससे? ब्रह्मदेव से। अब वो ब्रह्मदेव से नाराज हुआ तो वो क्या करता है, सोमचंद के साथ युद्ध कर लेता है। लेकिन सोमचंद बखूबी से उस युद्ध में जीत जाता है। और क्योंकि सोमचंद का एक सेनापति कालू तगारी होता है, उसकी मदद से सोमचंद उस युद्ध को बखूबी जीत जाता है और अपनी प्राथमिक राजधानी राजभुंगा चंपावत में स्थापित करता है। अब सोमचंद के बारे में कुछ तथ्य हैं। सोमचंद शिव जी का, भगवान शिव का उपासक था और सोमचंद एक मांडलिक राजा था। क्योंकि जो उत्तराखंड में जो शासन हुए थे तब तक, ये जो कत्यूरी वंश था यह भी एक सामंत या फिर मांडलिक राजा थे। क्योंकि मैंने जैसे कल की वीडियो में आपको बताई, जो उत्तराखंड में बाहरी आक्रमण हुए थे, दोटी से
मल्लवंशी राजा हुए थे, उन्होंने यहाँ पे सामंत नियुक्त किए हुए रखे थे इन लोगों को। तो ये राजा उनको कर देते थे और मांडलिक होते थे, या फिर जो सामंत, या फिर हम प्राचीन इतिहास में देखते हैं, भारत के प्राचीन इतिहास में वहाँ पे सामंत बोलते हैं और यहाँ पे मांडलिक बोलते हैं, दोनों में सेम है। जो सोमचंद था ये मांडलिक राजा था। डोटी का तब उसके समय डोटी का समकालीन जो था जयमल्ल प्रथम था, जो कि डोटी का राजा था। इसे राय का राजा या फिर रैका का राजा भी कहा जाता था। अब सोमचंद के कुछ प्रशासनिक कार्य देखते हैं। इसने मेहरा जाति के लोगों को अपना मंत्री बनाया और सेनापति फरत्याल जाति के लोगों को बनाया, और इसने एक चाराल व्यवस्था शुरू करी। चाराल का मतलब क्या होता था, जो इसका किला था राजबुंगा का किला, इसके चारों ओर इसने 4 किलेदार नियुक्त किए। बोहरा, कार्की, तगाड़ी और चौधरी 4 प्रकार के किलेदार थे, इनको इनको नियुक्त किया। इसने एक और प्रथा चलाई, चौथानी ब्राह्मण की। यहाँ पर क्या होता था, जो ब्राह्मण के अलग अलग जाति के लोग थे, ब्राह्मण जाति के, उनमें से जो राजगुरु होता था वो शेमल्टी जाति के लोग राजगुरु का काम करते थे। जो मंदिरों में पूजा के लिए मंडलियां बनाए इसने। दीवान, अपना दीवान जोशी लोगों को नियुक्त किया, और जो पुजारी होते थे वो देवरिया लोगों को नियुक्त किया। इसके बाद इसने एक ग्रामीण व्यवस्था भी अपनाई। महरा, फरत्याल, करायत, देव और ढेग जैसे जातियों को इसने ग्रामीण में कर इकट्ठा करने के लिए एक सयाना बनाया। सयाना जो होता था इन इन जातियों में एक प्रमुख होता था। इसके बाद जो नेक्स्ट राजा की बात आती है इस वंश में, वो होता है आत्मचंद। आत्मचंद के बारे में ज़्यादा कुछ उल्लेख है नहीं। आत्मचंद के बारे में बस हम इतना पढ़ेंगे, क्योंकि वह कत्यूरियों का भतीजा था, भांजा था। क्योंकि सोमचंद की शादी चंपा से हुई थी, चंपा कत्यूरी की बेटी थी, तो इस वजह से आत्मचंद सोमचंद का बेटा था और इस वजह से कत्यूरी का भांजा था। और इसने 2 धड़े बनाए। जो राजा के साथ रहते थे वो परत्याल लोग रहते थे, राजकुमार के साथ मेहरा लोग रहते थे। इसके बाद एक और राजा आता है, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। इंद्रचंद। जो इंद्रचंद था वह रेशम उत्पादन करने वाला प्रथम राजा था। ये इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको आप नोट कर लीजिए। रेशम उत्पादन करने वाला प्रथम राजा कौन था? इंद्रचंद। अब इसने क्या किया, उत्तराखंड में जो शासन हो रहा था, सोमचंद वंश शासन चल रहा था, वह किसके सामंत थे या फिर किसके मांडलिक राजा थे? ये डोटी के सामंत थे। डोटी के सामंत होने के कारण जो डोटी का राजा नेपाल से ये क्या लाया था? रेशम लाया था। कौन? इंद्रचंद। इंद्रचंद वहाँ से रेशम लाया था, तो इसने चंपावत में रेशम का कारखाना स्थापित किया। और जो डोटी का शासक रेशम लाया था वो तिब्बत से रेशम लाया था, क्योंकि तिब्बत में रेशम उत्पादन होता था, चीन तिब्बत के एरिया में। तो वहाँ से उसने एक प्रथा सीखी थी कि जितना ज़्यादा झूठ बोलोगे उतना ज़्यादा रेशम का उत्पादन होगा। जो तिब्बत का राजा था उसने डोटी के राजा को बताए। डोटी के राजा ने क्या कहा इंद्रचंद से, तुम अपने एरिया में जितना ज़्यादा झूठ बोलोगे उतनी ज़्यादा तुम्हारा रेशम रेशम का उत्पादन ज़्यादा होगा। तो गाइज एक कैसी प्रथा चल रही थी, तो यहाँ से इसने एक पटरंग वाली प्रथा चलाई, क्योंकि ये झूठ बोलने की प्रथा थी। जितना ज़्यादा झूठ बोलेंगे उतना ज़्यादा रेशम का उत्पादन होगा। और जो रेशम बुनकर होते थे उन्हें ये पटुआ कहते थे। इसके बाद संसार चंद जो इसका उत्तराधिकारी था, फिर सुधाचंद, हरिचंद्र, इसके बाद बीणाचंद। हम बीणाचंद के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, जो कि कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से निकलते हैं। बीणाचंद एक विलासी राजा था। अब होता क्या है, जहाँ से राजा अगर विलासी, भोगी और निरंकुश, अत्याचारी होने लग जाता है, वहाँ से शासन का समाप्त होना निश्चित हो जाता है। तो देखो बीणाचंद जैसे ही विलासी राजा हुआ, अत्याचारी हुआ, तो वैसे ही यहाँ पे खस राजा बीजड़ का आक्रमण हो जाता है। खस राजा बीजड़ यहाँ पे आक्रमण कर लेता है और जीत जाता है। जीत जाने के कारण लगभग 200 वर्ष तक यहाँ पर अब खस राजा का शासन हो जाता है। कहाँ पर? चंपावत पर। तो जो बीणाचंद का एक भाई था वीरचंद, वह क्या करता है, खस राजा से परेशान होकर नेपाल की ओर भाग जाता है। किसकी शरण में? डोटी के शासकों की शरण में। क्योंकि डोटी के शासक क्या थे? इनके राजा थे ये, डोटी के शासकों के सामंत थे, चंदवंश। तो वीरचंद, जब उसके बाद वीरचंद क्या करता है, मदद के लिए डोटी जाता है, डोटी से फिर सेना लाता है, वहाँ से क्या करता है ये, वापस आता है, फिर खस राजा को हरा देता है। जब ये नेपाल से या फिर डोटी से वापस आता है, उस समय चंपावत पर जो खस राजा था वो अंतिम खस राजा सोपाल था। तब ये सोपाल के साथ युद्ध करता है और यह
चंपावत का क्षेत्र जीत जाता है और पुनः यहाँ पर चंद्रवंश की स्थापना हो जाती है। कितने साल बाद? फिर 200 वर्ष के बाद पुनः चंद्रवंश की स्थापना हो जाती है। जो ये युद्ध होता है इसे काली कुमाऊं का युद्ध कहा जाता है, क्योंकि कुमाऊं को जीतने के लिए युद्ध हुआ था, इसीलिए इसे काली कुमाऊं का युद्ध कहा जाता है। इसके बाद वीरचंद गद्दी पर बैठता है। वीरचंद के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है, जो कि इम्पोर्टेंट फैक्ट है। इसके बाद रूपचंद, नरचंद और नानकी चंद। नानकी चंद के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। नानकी चंद के काल में ही 1191 ईस्वी में अशोक चल्ल का आक्रमण हुआ था। जो कल मैंने बताया उत्तराखंड में बाह्य आक्रमण के कहाँ कहाँ से हुए थे। जो अशोक चल्ल का आक्रमण हुआ था वो नानकी चंद के काल में ही हुआ था। अशोक चल्ल के बारे में कुछ पढ़ें तो अशोक चल्ल क्या था? नेपाल का डोटी का शासक था, चल्लवंशी राजा था। हम जो पहले पढ़ रहे थे डोटी के वो मल्लवंशी राजा थे, लेकिन यह चल्लवंशी राजा था। इसकी जानकारी हमें 1191 के गोपेश्वर के त्रिशूल अभिलेख से मिलती है और 1209 के बाड़ाहाट अभिलेख यानी बैरात कुल से मिलती है। इसके बाद जो राजा आता है 23वें नंबर का, और राजा भी होते हैं लेकिन उनके बारे में ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है क्योंकि उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम सीधे 23 नंबर के थोहर चंद को पढ़ते हैं। गाइज, कुछ इतिहासकार जैसे एटकिंसन के अनुसार एटकिंसन और हर्षदेव जोशी थोहर चंद को चंद्रवंश का संस्थापक मानते हैं, लेकिन वास्तव में चंद्रवंश का संस्थापक सोमचंद ही है। आयोग भी चंद्रवंश के संस्थापक सोमचंद को ही मानता है। तो थोहर चंद को पढ़ना भी थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो हर्षदेव जोशी थोहर चंद को चंद्रवंश का वास्तविक संस्थापक मानते हैं। चंद और थोहर चंद का जो उत्तराधिकारी था वह कल्याण चंद था। इसके बाद एक और राजा होता है त्रिलोक चंद्र। त्रिलोक चंद्र का जो कार्यकाल था 1296 से लेकर 1303 ईस्वी में। अब जब त्रिलोक चंद्र का शासनकाल था तो दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल था। यहाँ पर उत्तराखंड की बात करें कुमाऊं क्षेत्र में त्रिलोक चंद्र का शासनकाल था। तो ऐसे ही दिल्ली में, दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी का शासन था और त्रिलोक चंद एक पहला चंद शासक था जिसने साम्राज्य का विस्तार किया। अभी तक हम पढ़ रहे थे जितने भी राजा आए वो केवल अपने ही क्षेत्र में रह रहे थे, वहीं के लिए संघर्ष कर रहे थे। लेकिन त्रिलोक चंद ने क्या किया? अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू कर दिया, क्योंकि अगर जो राजा होता है वो दूसरे क्षेत्र को भी अपनाना चाहता है क्योंकि उसका क्षेत्र बड़ा हो जाए। तो इसने क्या किया? चंपावत से नैनीताल तक का जो क्षेत्र था वहाँ तक अपना लिया, वहाँ तक अपना बना लिया। और छह खाता परगना जो कि नैनीताल को कहा जाता है, भीमताल में इसने किला बनाया। किसने? त्रिलोक चंद ने। इसके बाद एक और शासक जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से वो आता है अभय चंद। इसका शासनकाल होता है 1344 से लेकर 1374 तक। इसके बारे में हमें लिखित प्रमाण मिलते हैं। अभी तक के जितने भी राजा थे उनके बारे में हमें कोई भी लिखित प्रमाण नहीं मिलते हैं, लेकिन अभय चंद एक ऐसा एकमात्र चंद्रवंश का प्रथम शासक होता है जिसके बारे में हमें लिखित प्रमाण मिलते हैं। प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख इसी के काल में मिले जो कि 1360 ईस्वी का है और यह मोहम्मद बिन तुगलक का समकालीन था। इसके बाद का राजा ज्ञानचंद फर्स्ट जो कि चंद्रवंश का 29वां राजा था, इसको पढ़ना काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। ये राजा इस वंश का प्रथम इम्पोर्टेंट शासक में आ जाता है। अब देखो होता क्या है, जब ज्ञानचंद फर्स्ट शासन कर रहा था चंद्रवंश में 1374 से लेकर 1419 तक, तब इसका समकालीन फिरोज शाह तुगलक था जो कि दिल्ली में तुगलक वंश का शासक था। ज्ञानचंद फर्स्ट को ही चंद्रवंश का सबसे लंबा शासनकाल वाला राजा कहा जाता है, अर्थात इसी का शासनकाल सबसे अधिक चंद्रवंश में था। और इसी के शासनकाल के समय 1375 में रोहिलू का आक्रमण भी उत्तराखंड में हुआ था। जब फिर माना जाता है या फिर कहानियों में कहा जाता है जो फिरोज शाह तुगलक था इसने ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि दी, क्योंकि इसने एक गरुड़ को मारा था। इस या फिर इसकी बहादुरी के कारण इसको गरुड़ की उपाधि दी जाती है और उसने इसको उपहार में तराई क्षेत्र भी दिया था। ज्ञानचंद का राज चिन्ह गरुड़ था, जो कि हमने अभी पढ़ा, गरुड़ की उपाधि के कारण गरुड़ था इसका राज्य चिन्ह। और यह भगवान विष्णु का उपासक था। जो अभी के पहले के राजा थे वह शिव भगवान के उपासक थे, लेकिन यहाँ से जो ज्ञानचंद होता है यह भगवान विष्णु का उपासक होता है। इसके बारे में सिरा खड़कोट ताम्रपत्र में भी उल्लेख है।
वहाँ इसे राजाधिराज महाराज की उपाधि से नवाजा गया है और इसका उल्लेख गोबासा ताम्रपत्र में भी इसका उल्लेख मिलता है। किसका? ज्ञानचंद्र फर्स्ट का, या फिर इसे गरुड़ ज्ञानचंद्र की संज्ञा भी दी जाती है। गाइज, इसके बारे में एक और बात यह है, जब रुहेलू का आक्रमण हुआ था, कहाँ पर? उत्तराखंड में, तो तब यहाँ का शासक कौन था? ज्ञानचंद्र फर्स्ट। तो ज्ञानचंद्र फर्स्ट का जो सेनापति था वो नीलू कठायत था। यह नीलू कठायत ने बड़ी बहादुरी से रुहेलू पर युद्ध किया था और जीता था। रुहेलू पर जीतने के कारण उसे ज्ञानचंद्र ने क्या किया? कुमैया खिल्लत की उपाधि दी और उपहार में जमीन भेंट दी। क्या किया? ज्ञानचंद्र का युद्ध हुआ था रुहेलू से, तो सेनापति नीलू कठायत ने बहादुरी से युद्ध में भाग लिया और जीता था, और इसी जीत के कारण ज्ञानचंद्र ने इसे कुमैया खिल्लत की उपाधि दी और उपहार में जमीन भेंट दी। और जब चंद शासकों में जो जमीन उपहार में देते थे उसे रौत भूमि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? रौत भूमि कहते थे। अब इसका एक बड़ी मर्मनाक कहानी है, मतलब एक कहानी है इस टाइप की कि जो ज्ञानचंद्र का मित्र होता है वो कसम लेखी होता है, लेकिन एक कसम लेखी नीलू कठायत का शत्रु होता है। नीलू कठायत का जो ये शत्रु होता है कसम लेखी, नीलू कठायत के साथ युद्ध होता है इसका। तो क्या करता है कसम लेखी? नीलू कठायत का अपमान कर देता है दरबार में। जब कसम लेखी नहीं, नीलू कठायत जो होता है कसम लेखी का वहाँ पे इसके ज्ञानचंद्र के सामने अपमान कर देता है। तो होता क्या है, तो जो ज्ञानचंद्र होता है वो नीलू कठायत को अपने राज दरबार से निकाल देता है। अब क्या होता है, नीलू कठायत अपने घर चले जाता है। तब नीलू कठायत की जो पत्नी होती है वो अपने दो पुत्र सुजू और बीरू नाम के पुत्र होते हैं, उन्हें ज्ञानचंद्र के पास भेजता है और कहता है कि माफ़ी दे दीजिए, या फिर इस टाइप से माफ़ी मांगने के लिए भेजते हैं। तो तब क्या होता है, कसम लेके इनको पकड़ लेता है सुजू और वीरू को। सुजू और वीरू को पकड़ने के कारण उनकी आंखें निकलवा देता है। कौन? कसम लेके। इस उपलक्ष्य पर नीलू कठायत को गुस्सा आता है क्योंकि उसके पुत्रों की आंखें निकल गई। तो नीलू कठायत क्या करता है, कसम लेके की हत्या कर देता है। जब नीलू कठायत कसम लेके की हत्या कर देता है तो ज्ञानचंद्र को डर आ जाता है कि कहीं नीलू कठायत मेरी भी हत्या न कर दे, तो फिरोज शाह तुगलक की मदद से नीलू कठायत की भी हत्या करवा देता है। कौन? ज्ञानचंद्र। तो यहाँ पर ये बात एक छोटी सी कहानी थी। इसके बाद का राजा जो होता है हरिचंद्र होता है। हरिचंद्र ज्ञानचंद्र का पुत्र होता है। यह 1 वर्ष केवल शासन करता है, उसके पश्चात इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके जो बाद वाला राजा होता है वो उद्यान चंद्र फर्स्ट होता है। अब देखो ये उद्यान चंद्र क्या है, ये ज्ञानचंद्र का पोता है। ये पाश्चाताप करने में रह जाता है, अपनी पूरी जो शासनकाल में पाश्चाताप करता है, क्योंकि इसके जो दादाजी थे ज्ञानचंद्र फर्स्ट या फिर गरुड़ ज्ञानचंद्र, उसी ने क्या करे, नीलू कठायत की बेवजह से हत्या करवा दी थी ना। तो वहीं पर ये पश्चाताप करता है। यह एक धार्मिक राजा भी होता है और इसी ने बालेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया होता है। किसने? उद्यान चंद्र ने। बालेश्वर मंदिर कहाँ है अगर क्वेश्चन में आ गया तो चंपावत में है। अब बालेश्वर मंदिर का जो निर्माण होता है उसका पुनः फिर जीर्णोद्धार किया जाता है 1423 ईस्वी के आसपास। वह गुजरात के जो गुजराती कुंज शर्मा तिवारी होते हैं, गुजरात के कुंज शर्मा तिवारी होते हैं, उन्होंने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। जो गुजरात के कुंज शर्मा तिवारी, इन्होंने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन्हीं की मदद से मतलब उस मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ था। उसके बाद का राजा फिर जो उद्यान चंद्र के बाद का राजा विक्रम चंद्र होता है, जिसका कार्यकाल 1423 से लेकर 1437 है। इसके बारे में ताम्रपत्र अभिलेख जो बालेश्वर का मंदिर है उसी में इसके बारे में मिलता है। यह एक बिलासी राजा होता है। तो गाइस देखिए, एक बीणाचंद था बिलासी राजा, उसके बाद यह विक्रम चंद्र बिलासी राजा बन जाता है। बिलासी राजा होने के कारण इसकी संतान अच्छा शासन नहीं कर पाते। उसके बाद जो इसका भतीजा होता है भारती चंद्र, यह एक यहाँ से उत्तराखंड में एक प्रतापी शासक उत्पन्न हो जाता है, पैदा हो जाता है, जो कि एक प्रतापी चंद शासक बनता है। अब देखिए इसके बारे में क्या है। जो 35वां राजा होता है चंद वंश का, यह एक प्रतापी शासक होता है, इसका नाम है भारती चंद्र।
इसका शासनकाल होता है 1437 से लेकर 1477 में। यह पहला स्वतंत्र शासक होता है। अब देखो, अभी तक के जितने भी शासक हमने पढ़े वह मांडलिक शासक थे, मतलब डोटी के मल्लवंशी राजाओं को कर देते थे और मांडलिक शासक थे। लेकिन जो भारती चंद्र होता है एक स्वतंत्र शासक बनता है। अब इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। इसका उल्लेख अभिलेखों में चरित्रशील नरपति के रूप में मिलता है। जो भारती चंद्र होता है इसका उल्लेख अभिलेखों में चरित्रशील नरपति के रूप में मिलता है। इसने 12 साल तक डोटी पर आक्रमण किया। अब देखो होता क्या है, जब यह राजा, अभी तक क्या हो रहा था, सभी राजा मांडलिक थे, डोटी के शासकों को कर देते थे। लेकिन इसने सोचा मैं क्या करूंगा, डोटी के शासक को हराऊंगा और डोटी के शासक फिर मुझे कर देंगे और मैं स्वतंत्र शासक बनूंगा, इसने सोचा। तो इसने क्या किया, डोटी पर आक्रमण कर लिया। लगभग 12 साल तक इसका युद्ध हुआ डोटी के साथ। इसने सौर, सीरा जैसे स्थानों में, थल जैसे स्थानों में आक्रमण किया। जब इसने वहां पर आक्रमण किया तो इसकी सेना, अलग अलग जातियों की इसने एक बहुत बड़ी विशाल सेना बनाई, जिसकी मदद से इसने वहां पर आक्रमण किया। और आक्रमण करने जब लगातार 12 वर्ष तक, जब तक इसने शीरा क्षेत्र में, डोटी क्षेत्र में आक्रमण किया, तो इसकी सेना ने अपना घर बार सब त्याग दिया। अब 12 वर्ष तक कोई अगर बाहर युद्ध कर रहा है तो घर तो भूल ही जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, वहीं की महिलाओं से जबरन शादी कर ली। जबरन मतलब शादी कर ली और संबंध बना लिए। उसके बाद उन महिलाओं से, जो डोटी की महिलाएं थीं, उनसे संतानें उत्पन्न हुई। तो वह संतानें एक नई जाति का नाम उत्पन्न हुई, फिर नई जाति से विकास हुई। मतलब जो डोटी में महिलाएं थी वह कटकालीन स्त्री होती थी, कटकाली स्त्री। तो उनसे इन्होंने संबंध बनाए, वहीं से शादी की। तो वहाँ पर एक कटकाली प्रथा उत्पन्न होगी, मतलब इनको अवैध तरीके से इन्होंने किया ना। तो उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, नई जाति का विकास हुआ, जो कि चंदू की अवैध संतान के रूप में उत्पन्न हुई और इसे नायक जाति कहा गया। इसे क्या कहा गया, नायक जाति। तो इसने युद्ध तो किया, जीता भी, स्वतंत्र भी हुआ, लेकिन इसने एक कट्टकाली जो प्रथा चलाई, ये बुरी प्रथा वहां से उत्पन्न होगी। किसने, भारती चंद्र ने। तो भारती चंद्र ने क्या किया, शीरा में डुंगरा बसारे बसेरा को अपना सामंत नियुक्त कर दिया। अब शीरा में दो जगह थे ना, तो पहला पड़ाव इसने सोर में, कटकुनौला में अपना युद्ध लड़ा। दूसरा पड़ाव इसने बालीचौड़ में, और वहीं फिर शीरा क्षेत्र को जीता। तो शीरा को जब ये जीत गया तो वहां पे अपना सामंत किसे नियुक्त कर दिया, डुंगरा बसेरा को। अब सामंत नियुक्त कर दिया तो इसका मतलब क्या हो गया, ये सोर शीरा थल को जीत कर अपने अधिकार कर लिया है इसने, और यह अब स्वतंत्र शासक बन चुका है। अब डोटी के जो शासक हैं इसे कर देते हैं, किसे, भारती चंद्र को। इसका मतलब जो भारती चंद्र था वह अभी तक के शासकों में सबसे प्रतापी शासक था, चंद्रवंश का, जो एक स्वतंत्र शासक था। इसके पहले वाले जो शासक थे वो मांडलिक शासक थे। तो गाइज यहाँ तक की वीडियो हमने कवर किया, चंद्रवंश के राजा के बारे में पढ़ा। तो इसके बारे में आप अच्छे से इसको रिवीजन कर लीजिए, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो गाइस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।